अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश लाउंज यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैंने जोसेफ एंड्रयूज़ जो कि क्लासिकल नावल है उसे सिलेक्ट किया है और उसको जिस डायमेंशन से हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि हेनरी फील्डिंग ने करेक्टराइजेशन है वो जोसेफ एंड्रयूज़ नावल के अंदर किस तरीके से की है। इससे पहले कि हम अपने मेजर इशू ऑफ कंसर्न की तरफ प्रोसीड करें, हमें करेक्टराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि करेक्टराइजेशन का फिनोमेना क्या है, करेक्टराइजेशन कितनी किस्म की होती है और करेक्टराइजेशन की एग्जांपल्स क्या-क्या हैं। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत क्लियर हो जाएगा तो फिर हम जोसेफ एंड्रयूज़ के अंदर जो हेनरी फील्डिंग का आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्टराइजेशन है वो एक ऐसा मैनर है, एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसके ज़रिए जो ऑथर होता है वो कैरेक्टर्स को अपनी ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करता है। तो बुनियादी तौर पर करेक्टराइजेशन एक ऐसा तरीकाकार होता है, एक ऐसा मैनर होता है कि जिसके अंदर लिटरेरी फिगर, लिटरेरी ऑथर या मुसन्निफ जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स को ऑडियंस के सामने पेश करता है। एक स्पेसिफिक किस्म की पर्सनैलिटी, एक स्पेसिफिक किस्म की ट्रेट्स के साथ वो अपने कैरेक्टर्स को ऑडियंस के सामने या रीडर्स के सामने पेश करता है कि जिसकी वजह से उन कैरेक्टर्स के जो बैकग्राउंड के अंदर फिनोमेनास होते हैं, यानी जो उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो रीडर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो इस फिनोमेना को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके ज़रिए कैरेक्टर्स को रीडर्स के सामने पोर्ट्रे किया जाता है। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो जो कैरेक्टराइजेशन है वो दो किस्म की होती है। नंबर वन डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है, नंबर टू इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होती है। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। उसके लिए हमने जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस से एक लाइन सेलेक्ट की है, ही वॉज द प्राउडेस्ट मोस्ट डिसएग्रीएबल मैन इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये मिस्टर डार्सी के बारे में है, जो जाहिर करती है कि मिस्टर डार्सी एक स्नॉबिश इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर है, वो बहुत ज़्यादा प्राउडी है, वो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीएबल मैन है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की मिसाल आई है कि जब जो लिटरेरी फिगर होता है, जो ऑथर होता है, वो डायरेक्टली किसी कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स हैं वो आपके सामने पोर्ट्रे कर देता है। देन एक सेकंड लाइन में हम देखते हैं, मिस्टर डार्सी डांस्ड ओनली वंस विद मिसेस हर्स्ट एंड वंस विद मिस बिंगले। अब ये जो लाइन है ये भी डार्सी के गुरूर, उसके ह्यूबरस को जाहिर कर रही है। वो लोगों में घुलता मिलता नहीं था, वो मगरूर कैरेक्टर था, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं उसको पिन पॉइंट कर रही। ये लाइंस को स्टडी करने के बाद आप क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे कि डार्सी कैसा कैरेक्टर था। तो जो ऐसी लाइंस या ऐसा लिटरेचर या ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन कि जिसके अंदर डायरेक्टली कैरेक्टर्स के ट्रेट्स का जिक्र ना किया जाए और रीडर्स को क्रिटिकली इवेलुएट करके समझना पड़े, तो वो इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन आती है। तो हमने अब मेन इशू की तरफ बढ़ना है। वो मेन इशू क्या है कि हमने जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग के अंदर यूज होने वाले आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के मेजर इश्यूज, मेजर फीचर्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस हायरार्की के अंदर हमारे पास रियलिज्म आता है। रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म से मुराद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी होती है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो फेथफुली किसी भी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने वर्क के अंदर। रियलिज्म जो है वो जोसेफ एंड्रयूज़ नॉवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगरचे उस दौर के अंदर जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे उसमें रियलिज्म नहीं था, यानी हम कह सकते हैं दे वर डिवॉइड ऑफ रियलिज्म, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ के अंदर हेनरी फील्डिंग ने रियलिज्म का बहुत ही सिग्निफिकेंट टच दिया है। अब हेनरी फील्डिंग ने क्या किया था? हेनरी फील्डिंग ने बुनियादी तौर पर उस दौर के अंदर जो कि ऑगस्टन सोसाइटी थी उसकी रिफ्लेक्शन लाई थी अपने वर्क के अंदर और ऑगस्टन एज, ऑगस्टन सोसाइटी की रियलिस्टिक पिक्चर पेश की थी अपने वर्क के अंदर। He has presented a realistic image of vanity and hypocrisy of middle and upper classes.
अब उन्होंने दो क्लासेस को डिस्कस किया था, नंबर वन मिडिल क्लास, नंबर सेकंड अपर क्लास, और उन दोनों क्लासेस की जो वैनिटी और हिपोक्रेसी थी उसका जिक्र किया। उस ज़माने के अंदर जो सोसाइटी थी उसके अंदर मिडिल और अपर क्लास के अंदर ये कुछ ईवल्स या इल्स मौजूद होती थी। क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक मेजर इशू था जिसे जोसेफ एंड्रयूज ने भी डिस्कस किया। क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी बुनियाद पर आप अपने सोशल स्टेटस, अपनी जो लीनेज है, अपनी जो रंग ज़ात नस्ल के तासुबात को लेकर अपने आप को सिग्निफिकेंट कैरेक्टर मान रहे होते हैं। During the 6 days, the poor lady admitted none but Mrs. Slipslop who made a party at cards. अब इस लाइन के अंदर हम जानते हैं कि जो उस दौर की सोसाइटी थी उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत रियलिस्टिक पिक्चर पेश की। हम जानते हैं कि नॉवल के अंदर एक सीन ऐसा आता है कि जहाँ पर जो लेडी बूबी है उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है। इंस्टेड के वो अपने हस्बैंड की डेथ को लेमेंट करे और उसके सोग में रहे, जो लेडी बूबी थी उसने क्या किया कि मिसेस स्लिपस्लॉप को बुलाकर ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिया। देन हमारे पास आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। आइडियलिज्म क्या है और आइडियलिज्म को वर्क के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे नजर आता है? आइडियलिज्म एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम चीज़ों को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। कोई भी फिनोमेना है इस यूनिवर्स के अंदर, कोई नेगेटिव चीज़ भी हो रही होती है, हम उसे लॉन्ग रन में पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अब आइडियलिज्म को डिपिक्ट करने के लिए जोसेफ एंड्रयूज के कैरेक्टर को एम्प्लॉय किया फील्डिंग ने। वो किस तरीके से आइडियलिज्म को डिपिक्ट करता था उस तरीके से हम उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि नॉवल के प्लॉट के अंदर बहुत सारी अटेम्प्ट्स होती हैं मिसेस स्लिपस्लॉप की तरफ से, लेडी बूबी की तरफ से, कि जोसेफ एंड्रयूज की जो चैस्टिटी है, जो उसकी पाकीज़गी है, उसे डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन वो अपनी जो चैस्टिटी है उसे प्रिजर्व करने में कामयाब रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई आइडियल कैरेक्टर ही हो सकता है कि इतनी टेम्पटेशंस के बावजूद अपनी चैस्टिटी को बरकरार रखने में कायम रहता है। हम जानते हैं कि जो मैन की चैस्टिटी है, जो मेल्स की चैस्टिटी है, इवन हमारे सोशल सेटअप के अंदर वो ट्रिवियल सब्जेक्ट है। हम अक्सर कह जाते हैं कि हो गया कोई मसला नहीं, लड़का ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फील्डिंग ने जो मेल की चैस्टिटी थी उसको पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा लॉफ्टी स्टेटस दिया। उसने लिटरेरी वर्ल्ड को बताया कि जो फीमेल है उसकी चैस्टिटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेल्स की भी चैस्टिटी, उनकी भी पाकीज़गी, उनकी भी परहेजगारी इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि जो मॉडर्न नॉवल है उसके जो रियल फादर हैं वो हेनरी फील्डिंग हैं। The lady being in the bed called Joseph to her, bade him sit down and accidentally laid her arm on his. अब इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो टेम्पटेशंस का एक इवेंट चल रहा था, जो हायरार्की चल रही थी, उसका जिक्र आता है कि किस तरीके से जोसेफ पर अटेम्प्ट्स हुई और उसने अपने आप को सेव किया। देन हमारे पास सिंबलिज्म की बात आती है, जो तीसरा फीचर है करेक्टराइजेशन का। अब सिंबलिज्म एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर आप करेक्टर्स का यूज़ करते हैं, फिगर्स का यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वाज़िया करने के लिए। यानी सिंबलिज्म रेफर्स टू द यूज़ ऑफ करेक्टर्स एंड सिंबल्स टू प्रेजेंट सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यानी इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आप किसी शख्स को बहादुर, दिलेर या ब्रेव या उसकी शिवलरी को सिग्निफाई करना चाहते हैं तो आप उसे लाइन से तशबीह देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक सिंबलिज्म ही है। जो कैरेक्टर्स एम्प्लॉयड किए हैं हेनरी फील्डिंग ने वो सिंबॉलिक हैं। जो जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर है वो चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेडी बूबी का कैरेक्टर वैनिटी, हिपोक्रेसी और इमोरलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पार्सन ट्रूलेबर्ग का जो कैरेक्टर है वो करप्ट रिलीजियस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Mrs. Slipslop, the waiting gentlewoman, being herself the daughter of curate, she herself is a striking symbol of immorality and vanity. तो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो मिसेस स्लिपस्लॉप है उसकी इमोरलिटी और उसकी वैनिटी को जाहिर किया गया है। देन हमारे पास साइको एनालिसिस आता है। साइको एनालिसिस एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जिसे बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट
और कॉग्निटिव साइंटिस्ट सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे पहले स्टडी किया। हम जानते हैं कि जितना भी लिटरेचर इस दुनिया के अंदर अब तक बन चुका है वो रीडर्स को कंपेल करता है कि जो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं उनके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश करें। लेट्स सपोज आप किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर को स्टडी करते हैं, जैसे कोई नॉवल आप स्टडी करते हैं या कोई ड्रामा आप स्टडी करते हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कुछ एक्शंस होते हैं, उनको एक्शन को लेकर आप ये सोच रहे होते हैं कि इन पार्टिकुलर कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चीज़ चल रही होगी जिसकी वजह से ये एक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप लाइट हाउस में देख रहे होते हैं कि क्या क्या प्लॉट के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये सोच रहे होते हैं कि टू द लाइट हाउस के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो जैसे जेम्स रैमसे का कैरेक्टर है, उसके माइंड के अंदर क्या चीज़ चल रही है, अब जो लाइट हाउस है वो उसके लिए क्या है उसकी अहमियत। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ों को डिस्कस करना होती है। अब जोसेफ एंड्रयू के अंदर हमने डायरेक्ट यूज़ ऑफ साइको एनालिसिस नहीं पाया जब मैंने इसको स्टडी किया, लेकिन होता कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जो आपको साइको एनालिसिस के वर्ल्ड में ले जाते हैं, क्योंकि वो आपकी जो इमेजिनेशन है उसे स्टर अप करते हैं। जैसे कि स्टेज कोच सीन है वो मेंटल फ्रेमवर्क हमें बताता है कैरेक्टर्स का। अब स्टेज कोच सीन्स की जो लाइंस हैं वो देख लें। द पेस्टिलन hearing a man's crown stopped his horse and told the coachman he was certain there a dead man lying in the ditch. Go on Sarah, we are confounded late. अब इस लाइन को अगर आप देखें तो आपके जहन में ये आता है कि एक शख्स मर रहा है, वो किरा रहा है, लेकिन एक दूसरा शख्स जो कि कोच के अंदर मौजूद है वो ये कह रहा है कि हम लेट हो रहे हैं। तो उसका ये जो एटीट्यूड है कि जिसके मुताबिक उसे किसी दूसरे की फिक्र नहीं है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, इसकी क्या वजह है। तो ये चीज़ें जब आप सोचते हैं तो ये आपको ऑर्डिनरी वर्ल्ड से साइको एनालिसिस के वर्ल्ड के अंदर ले जाती है कि जहाँ पर जो कॉग्निशन है, जो मेंटल एस्पेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स की बात आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वर्क के अंदर राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, कोई तब्दीली आती है। लेकिन फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं ये शुरू से आखिर तक एक ही जैसे रहते हैं, अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे, बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। हेनरी फील्डिंग ने जितने भी करेक्टर एम्प्लॉय किए वो फ्लैट्स थे, टू डायमेंशनल थे, यानी उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई थी। दे रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ नॉवल। जैसे कि लेडी बूबी का करेक्टर था, मिसिस स्लिपस्लॉप का करेक्टर था, पार्सन ट्रिल्वर का करेक्टर था, सर्जन का करेक्टर था, वो बिगिनिंग से लेकर एंड तक एक ही जैसे रहते हैं। लेडी बूबी जो थी वो इमोरल रही और हिपोक्रेट रही फ्रॉम द बिगिनिंग टूवर्ड्स द एंड। She would now walk him into the Hyde Park in the morning and, when tired, which happened almost every minute, lean on his arm. तो इस लाइन के अंदर जो लेडी बूबी की इमोरलिटी है उसकी तरफ बड़ा क्लियर इशारा किया गया, किस तरीके से वो टेम्प्ट कर रही थी जोसेफ एंड्रयूज को और वो अपनी चैस्टिटी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। देन हमारे पास फिलोसॉफिक डिस्कोर्स की बात आती है। Oh love, what monstrous trick does play with the votaries of both sexes. इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर बहुत सारी फलसफियाना या फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स का जिक्र किया गया है और ये पर्टिकुलर लाइन इसमें से एक है, टाइप वर्सेस इंडिविजुअल। अब किसी भी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क में टाइप वर्सेस इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप समझ लें, जब इसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, चीज़ बहुत इजी है लेकिन इसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन एक दफ़ा आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। हेनरी फील्डिंग ने दोनों ही कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया अपने कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में। मिसाल के तौर पर अब करप्ट क्लर्जीमैन, सर्जन, लेडी बूबी वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी सोसाइटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि करप्ट जो क्लर्जीमैन है वो करप्ट रिलीजियस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइप के ज़ुमरे में आएगा कि उस ज़माने की जो करप्ट रिलीजियस क्लास थी। तो
हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके कुछ इंडिविजुअल ट्रेट्स भी होते हैं। अब हो सकता है करप्ट क्लर्जीमैन जो है उसे हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है कि वो अपनी जो रिलीजियस प्रीचिंग है उनमें डंडी मार देता हो, तो वो उसके इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं। तो जो उसकी करप्ट नेचर है वो टाइप्स के ज़मरे में आती है, क्योंकि जो रिलीजियस क्लास है वही करप्ट टाइप की है, लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं वो उसके इंडिविजुअल ज़मरे में आते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर टाइप्स वर्सेस इंडिविजुअल का फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं या मेरी कोई असिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।